हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल बिहार क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। हमने इस वाले चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो देख रखे हैं। ये इसका तीसरा वीडियो है, यानी कि ये इसका पार्ट 3 है। तो हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ रखा है। अगर आपने इसके 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हो, तब जाकर के आप लोग तीसरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है, इसमें सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है प्रतिबिंब। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा ये होती है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वापस मिलती है या फिर जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा जानने के बाद मैं यहाँ पे परिभाषा लिख लेता हूँ ताकि आप लोग नोट कर सकें। तो प्रतिबिंब की परिभाषा ये होती है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली किसी बिंदु स्रोत से निकली इसको मिटा दो। किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है, एक मिनट, आपस में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा ये होती है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा आप लोग कॉपी पे लिख लो और समझने के लिए यहाँ देखो। तो सबसे पहले दिया गया है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें। तो ये मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत है जहाँ से क्या हो रही है, तो ढेर सारी प्रकाश की किरणें चारों ओर निकल रही है। तो हमें इन चारों ओर निकलने वाली किरण से कोई मतलब नहीं है। इस बिंदु स्रोत से क्या होगी, 2 किरण से हमें मतलब है। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, तो मान लीजिए कि एक किरण ऐसे निकल रही है और एक किरण कुछ ऐसे निकल रही है। ठीक है, ये एकदम सीधा निकल रही है, ऐसे एक किरण ऐसे निकल रही है। और दर्पण से परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले दर्पण बनाते हैं। एक मिनट, ये रहा अपना दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण कुछ इसी प्रकार का होता है। तो ये है अपना क्या, तो ये है अपना समतल दर्पण और ये है बिंदु स्रोत जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही है। अब ये क्या होगी, तो ये दर्पण से टकरा कर वापस लौटेगी। तो ये दर्पण से टकरा कर क्या हुई, वापस लौट गई, ये आने वाली किरण। और ये भी टकरा करके क्या होगी, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इसका परावर्तन होगा, ये कुछ ऐसे जाएगी। तो अगर आप लोग ये दोनों बिंदु को देखोगे तो परिभाषा में आए क्या है कि ये बिंदु दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु पे आपस में मिलेगी या फिर जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होगी, उसे ही इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। तो इस किरण को अगर आप लोग देखोगे, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाए तो ये कुछ इधर चली जाएगी, और अगर इसको आगे बढ़ाए तो ये कुछ इधर चली जाएगी। यानी कि ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी जितना भी आप लोग आगे बढ़ाओगे। तो अगर आगे बढ़ाने पे आपस में नहीं मिले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बिल्कुल सीध में पीछे हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट रेखा खींचते हैं। तो अगर इसके सीधे में पीछे डॉट डॉट रेखा खींचा जाए तो ये कुछ ऐसे होगा, और इसके सीधे में अगर पीछे डॉट डॉट रेखा खींचा जाए तो ये कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे आके ये क्या होगी, तो मिल जाएगी। तो उसके बाद अगर आप लोग यहाँ से आंख लगा के देखोगी
कि ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो दो किरणें हैं ये दर्पण के पीछे यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में ये किरणें क्या है, तो यहाँ से निकल रही है और टकरा करके यहाँ से आ रही है। तो वास्तव में तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ से अगर कोई आदमी आंख लगा के देखेगा तो उसे लगेगा कि वो किरणें यहाँ से आ रही है, यानी कि उसको क्या प्रतीत होगा कि यहाँ से आ रही है। तो ये आती हुई प्रतीत होती है कहाँ से, इस बिंदु से। तो ये जो बिंदु स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है, और ये जो बिंदु स्रोत है जहाँ से प्रतीत हो रहा है कि आ रही है प्रकाश की किरणें, इस वाले बिंदु स्रोत का जो प्रतिबिंब होगा ये कुछ ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिबिंब। क्यों हो जाएगा प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना बिंदु स्रोत। ये क्या है, बिंदु स्रोत। तो ये बिंदु स्रोत और ये उसका प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कुछ ऐसे ही बनता है। उसके बाद एक और प्रतिबिंब होता है कि आपस में कैसे टकराती है। तो सेकेंड वाला प्रतिबिंब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये रहा अपना एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये है अपना एक अवतल दर्पण, ये कुछ ऐसा है अवतल दर्पण। और ये रहा इसका क्या, तो ये है इसका एफ, और ये क्या है, तो ये है इसका पी, और ये क्या है, ये है इसका सी, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ लाइट है और यहाँ से चारों ओर प्रकाश की किरण निकल रही है। तो यहाँ से भी आप लोग को दो प्रकाश की किरण लेना है। एक ऐसे लेना है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और एक आपको लेना है फोकस से जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल ही समांतर चली जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो बिंदु स्रोत है यहाँ से दो प्रकाश की किरण निकल रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद आपस में यहाँ पे मिल रही है, आपस में टकरा रही है। तो ये जो होगा ये स्थान, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये से कहेंगे हम लोग इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे प्रतिबिंब कहेंगे, इमेज कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे बिंदु स्रोत। तो दोनों परिभाषा मिल गया। सबसे पहले परिभाषा क्या था कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें, तो ये रहा बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, तो जिस बिंदु पे आपस में मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, तो उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही उसका इमेज कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल आपने देख लिया। तो अब प्रतिबिंब को पढ़ने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस वाले स्लाइड पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो हमें पता लगता है कि जो प्रतिबिंब अभी हमने पढ़ा था, वो जो प्रतिबिंब होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो हमें प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आते ही हमें क्या पता लगता है कि जो प्रतिबिंब होता है ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें हमें पहले प्रकार का नाम पता लगता है। एक मिनट। तो इसमें हमें पहले प्रकार का नाम ये पता लगता है कि जो प्रतिबिंब का पहला प्रकार होता है उसका नाम होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है उसका नाम, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब हम लोग ये भी जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। लेकिन साथ ही आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब। तो कहीं पे अगर आभासी प्रतिबिंब लिखा हो या फिर कहीं पे काल्पनिक प्रतिबिंब लिखा हो तो दोनों का एक ही मतलब होता है, इसका दो नाम होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब का एक ही नाम होता है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा यह होता है कि वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की जिसमें किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आपस में वास्तव में आपस में जहाँ मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का
उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा ये होता है कि वैसा प्रतिबिंब जिसमें किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किरण नहीं होगा, किरणें हो गया, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में आपस में जहां मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता यह है कि उसमें तो सबसे पहले अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो एक अवतल दर्पण लीजिए, और अवतल दर्पण में क्या होता है, उसका एक वक्ता केंद्र होता है, तो ये रहा उसका वक्ता केंद्र, उसका एक फोकस भी होता है, तो ये रहा उसका फोकस, और उसका एक ध्रुव भी होता है जिसे पीछे दिखाते हैं, तो ये रहा ध्रुव। तो ये हमने अवतल दर्पण ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि एक मिनट, सबसे पहले तो निकली होगा यहाँ पे, ठीक है, मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना एक बिंदु स्रोत हम लोग लेते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इस बिंदु स्रोत से जो ही प्रकाश की किरण निकलेगी, इससे निकल रही है ये वाला और ये वाला निकल रही है, तो एक यहाँ से टकरा करके फोकस से आएगी। नियम क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होगी, फोकस से जाएगी, तो ये फोकस से जा रही है। और दूसरा नियम क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो ये यहाँ पे क्या होगी, एक दूसरे को काट लेगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक वस्तु रख रखा है और ये यहाँ पे काट रही है, तो ये जो ये बिंदु पे काट रही है, ये जो बिंदु है ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि ये जो दो किरणें हैं ये आपस में काट रही है एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग चित्र ही बना दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा ये होती है कि वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है कि वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक समतल दर्पण बनाना है कुछ इस प्रकार का। तो समतल दर्पण हमने ये बना लिया। उसके बाद आप लोग क्या करना है, एक बिंदु स्रोत लेना है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी। मान लीजिए कि लाइट है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है, तो इससे आप लोग को ज़्यादा नहीं 2 प्रकाश की किरण लेना है। वैसे निकल तो बहुत प्रकाश की किरण रही है। और एक आप लोग को लेना है कुछ ऐसे सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा लेना। ये तो टेढ़ हो जा रहा है मेरे से, एक मिनट यार, ये बिल्कुल आप लोग को सीधा लेना है। और एक आप लोग को लेना है कुछ इस प्रकार से टेढ़ा। अब अगर आप लोग सीधे वाले का परावर्तन करोगे तो ये कुछ ऐसे परावर्तन होके जाएगा, और अगर इसका करोगे तो ये कुछ ऐसे परावर्तन होके जाएगा, ठीक है। ये आ रही है किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तन के बाद जा रही किरण, तो परावर्तित किरण। तो इसमें आप लोग क्या देखोगे कि ये जो 2 किरणें परावर्तन के बाद जा रही है, ये आगे चल के फैलती ही जाएगी। तो फैलने वाली किरण को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही सीध में उसके पीछे के साइड बढ़ाएंगे। तो सीध में अगर हम लोग इसको बढ़ाएं, इसको भी बढ़ाएं अगर सीध में इसके ही, तो ये यहाँ पे आके एक दूसरे को क्या करेगी, टच करेगी। उसके बाद जो ये 2 किरणें जा रही है, अगर इसको आप लोग दर्पण के इस साइड से देखोगे तो ये आप लोग को कुछ ऐसा लगेगा कि जो परावर्तन के बाद किरण आ रही है ये यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण यहाँ से निकल रही है और परावर्तन के बाद यहाँ जा रही है। मतलब निकल आ तो प्रकाश किरण यहाँ से रही है, लेकिन आपको लगेगा कि आ यहाँ से रही है। तो जहाँ से आती हुई प्रतीत होता है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। और अगर ये वास्तव में कहीं पे जाके काट देती, तो जहाँ पे जाके काटती उसे हम लोग इसका वास्तविक कहते, और जहाँ से ये आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग इसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे।
तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस वाले स्लाइड पे हमें ये जानना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो इस वाले स्लाइड का पहला टॉपिक क्या होगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो समतल दर्पण बनाना होगा। तो ये हमने एक समतल दर्पण बना लिया, ठीक है। समतल दर्पण कुछ इसी टाइप का होता है, मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ। अब इसमें प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए क्या जरूरत होगी, तो एक बिंदु स्रोत की जरूरत होगी, जिससे क्या होगी, प्रकाश की किरण निकलेगी। तो ये रहा अपना एक बिंदु स्रोत, और इससे तो बहुत सारी प्रकाश की किरण निकलेगी, जैसे कि इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी। लेकिन हमें इन सब किरणों से कोई जरूरत नहीं है, हमें बस चाहिए दो ऐसी किरण जिसका हम लोग यूज कर सकें। तो एक किरण आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल इसके सीध में लेना है। एक मिनट, ये सीध नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग को एक क्या करना है, बिल्कुल इसके सीध में लेना है, यानी कि 90 डिग्री के कोण के साथ, जो कि समतल दर्पण पे आके 90 डिग्री का कोण बना है। अगर आप लोग इस वाले किरण का परावर्तन करोगे तो ये क्या होगा, इसमें अभिलंब बनेगा कितने डिग्री का, तो अभिलंब भी बनेगा 90 डिग्री का, और ये कोण भी 90 डिग्री का है। यानी कि जो कोण आई है ये है 0 डिग्री का, और अगर कोण आई 0 डिग्री का है तो मैंने बता रखा है कि कोण आर भी 0 डिग्री का होगा, यानी कि इसका परावर्तन भी इसी लाइन पे हो जाएगा। तो ये रहा इसका परावर्तन किरण। तो ये इसका आपतन भी इसी किरण में हो रहा है और परावर्तन भी इसी किरण में हो रहा है। उसके बाद आप लोग को एक किरण कुछ ऐसे लेना है और इसका परावर्तन कुछ ऐसे होगा, ठीक। और यहाँ पर आप लोग अभिलंब बनाओगे, जो कि इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। ये वाला लाइन क्या है, तो 90 डिग्री का कोण बनाए, और अभिलंब को हम लोग टूटी हुई लाइन से बनाते हैं। तो ये रहा अपना अभिलंब, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमने ये यहाँ से दो किरण लिए और दो किरण का हमने क्या परावर्तन करवाया। अब परावर्तन के बाद ये किरण क्या है, तो ये किरण इधर चली जाएगी, ठीक है, इधर चली जाएगी, और ये किरण परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी। तो ये दोनों कभी भी मिलेगी नहीं, इधर और बढ़ती जाएगी और ये इधर और बढ़ती जाएगी। तो जब भी कोई किरण ना मिले आपस में, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग उसके सीध में पीछे टूटी हुई रेखा खींचते हैं। तो इसके सीध में अगर हम लोग रेखा खींचे तो ये कुछ ऐसी होगी, और इसके सीध में अगर हम लोग रेखा खींचे तो ये कुछ ऐसी होगी, और यहाँ पे ये दोनों रेखा काटेगी। तो अगर आप लोग यहाँ से आंख लगा करके ये दोनों किरण को देखोगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये जो दो किरण है ये इस बिंदु से आ रही है, लेकिन वास्तव में ये दोनों किरण जो है इस बिंदु से आ रही है और टकरा करके इधर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, ये इसका काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये रहा अपना काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आप लोग देखिए कि ये रहा समतल दर्पण, और इसमें कोई प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण समतल दर्पण में कैसे होता है, एकदम पीछे होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो समतल दर्पण होता है इसमें वस्तु का हमेशा कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जितने भी काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, तो हमेशा वो सीधा होते हैं। तो अगर यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बना है तो ये बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है काल्पनिक सीधा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप लोग को ये पता चल गया कि समतल दर्पण में कैसे बनता है प्रतिबिंब, तो कुछ ऐसे बनता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आगे की चीजों को। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस वाले स्लाइड में जो है पढ़ना है वो मैंने पहले लिख दिया है। पढ़ना हमें है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो अभी हमने देखा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब हमें उनके विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पहला विशेषता है उनकी वो ये है कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक अगर बनेगा तो आप लोग को ये भी रखना है कि वो हमेशा कैसा होगा, तो वो हमेशा सीधा होगा। तो समतल दर्पण द्वारा क्या होता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद जो इसकी दूसरी विशेषता है वो ये है कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है समतल दर्पण में बने, मैं सोचे लिखता हूँ कि प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के बराबर होता है। बिंब की दूरी के बराबर होता है। बराबर यहाँ पे आप लोग समझ लेना। तो इसमें क्या होता है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो जो बिंब होता है, यानी कि जो बिंदु स्रोत होता है, मान लीजिए समतल दर्पण और यहाँ से बना दिया हमने जैसे तैसे करके, ये एक प्रतिबिंब बना दिया। तो ये एक मिनट, इतना आगे थोड़ी बनेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे बना दिया।
तो इसमें क्या होता है कि जो बिंब होता है यानी कि जिससे बिंदु स्रोत निकलती है, बिंदु स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो मान लीजिए कि इसके बीच की दूरी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच की भी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो दर्पण है उससे जितना ऊंचा अगर आप लोग बिंदु स्रोत को रखोगे उतना ही नीचा क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। दोनों की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद तीसरा इसका गुण क्या है, तीसरा गुण ये है कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इधर आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे आप लोग देखो कि 1 मिनट, अबे यार हो गई जा। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये रहा प्रतिबिंब, ये इसका पीछे वाला साइड है, ये इसका आगे वाला साइड है। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्रतिबिंब बिंब को रखोगे तो प्रकाश की किरण निकलने के बाद क्या होगी, 1 मिनट, निकलने के बाद क्या होगी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब देखो दर्पण के हमेशा पीछे बनता है, आगे नहीं बनता है। तो ये भी एक इसकी एक विशेषता है। उसके बाद जो इसकी चौथी विशेषता है वो ये है कि इसमें प्रतिबिंब इसमें पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कैसा होता है, तो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब यह है कि जब भी उसमें प्रतिबिंब बनेगा तो आप लोग अगर दायां हाथ उठाओगे तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब बना होगा शीशा के अंदर वो कैसा होगा, तो आपको लगेगा कि दाहिना हाथ उठा रहे हो। तो दाहिना उठाओगे तो लगेगा कि बायां उठा रहे हो, बायां उठाओगे तो उल्टा, मतलब बिल्कुल उल्टा बनता है। उसका जो इसका लास्ट विशेषता है वो ये है कि इसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता। तो इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार के एकदम बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए कि 5 मीटर का कोई आदमी है और वो प्रतिबिंब उसका बनेगा दर्पण के अंदर, तो वो भी 5 मीटर का ही बनेगा। 5 मीटर के आदमी का 6 मीटर का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये इतनी विशेषता है, ये सारी विशेषता को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, और इस वाले स्लाइड के अंदर हमें पढ़ना है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए दर्पण क्या होता है, ये दर्पण एक कांच का छड़ होता है। मान लीजिए कि ये कांच का छड़ है। अब क्या किया जाता है, इस कांच के छड़ को दर्पण बनाने के लिए इसमें सबसे पहले तो एक पतला क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो इसमें चांदी का एक परत लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, पतला पहले शीशा के, मान लीजिए कि ये शीशा है तो इसे पतला क्या किया जाएगा, चांदी का परत लगा दिया जाएगा। और उसके बाद इस चांदी के परत के ऊपर से पीछे से पेंट कर दिया जाता है, बहुत सारा पेंट कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से ये बहुत सारा पेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो पेंट बहुत सारा करने के बाद क्या होता है, जैसे ही इसमें प्रकाश आता है तो ये जो शीशा होता है वो इसको परावर्तित कर देता है। तो यही दर्पण होता है। दर्पण क्या होता है, तो शीशे का एक टुकड़ा होता है जिसमें सबसे पहले तो चांदी डाल दिया जाता है, उसके बाद पीछे से पेंट कर दिया जाता है। तो उसका जो ऊपर वाला साइड होगा यानी कि अपोजिट साइड, ये बन जाएगा परावर्तक सतह और दर्पण। अब जो हमें ये बात पढ़नी है कि ये जो दर्पण होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण होते हैं कुल मिलाकर के 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है ये खुद होता है 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार की। कौन कौन होता है, तो जो गोलीय दर्पण होता है इसमें पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, और दूसरे का नाम होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो दर्पण होता है ये खुद 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो गोलीय दर्पण है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। और ये जो समतल दर्पण होता है ये एक ही प्रकार का होता है, सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण। तो अब हमें दर्पण के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। और इसी को पढ़ने के बाद हम लोग इस वाले वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए इसको ही हम लोग इसी स्लाइड के अंदर देख लेते हैं, स्लाइड को क्यों चेंज करना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, क्योंकि ये दर्पण का पहला प्रकार है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो समतल दर्पण कहेंगे। तो ये रहा एक शीशा मान लीजिए, ठीक है, शीशा का छड़,
और इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर चांदी लगा दिए और ये ऊपर से हमने पेंट कर दिया। तो इसका जो परावर्तक सतह है, जो परावर्तित करेगा उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। और इसका परावर्तक सतह एकदम समतल है, बिल्कुल बराबर है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल सतह कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह है दर्पण। और मैं आप लोग को बता दूं कि समतल दर्पण का चित्र बनाने के लिए कहें तो आप लोग को एक लाइन खींचना है और ये पीछे से ऐसे वाला चिन्ह दे देना है। इस चिन्ह का मतलब होता है कि चांदी दे करके रंगा गया है, ठीक है। ये वाला बाद वाला लाइन नहीं देना है, बस आप लोग को ऐसे ऐसे वाला लाइन दे देना है। तो एक चिन्ह खींचना है और ऐसे ऐसे लाइन देना है, तो इसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। इसमें क्या होता है, इसका परावर्तक सतह समतल होता है, इसलिए इसको समतल कहते हैं। उसके बाद होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये जानिए। इसका परिभाषा थोड़ा सा लंबा होता है। इसका परिभाषा ये होता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये रहा अपना गोला, गोला है बिल्कुल, ठीक है। ये फुटबॉल जैसा जो गोला होता है वो गोला है। यहाँ पे फुटबॉल जैसा हम लोग नहीं बना सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोला ही बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करें, इस फुटबॉल जैसे गोला, मान लीजिए कि लोहा का गोला है ये, इस वाले लोहा के गोला को हम लोग यहाँ से ऐसे काट ले और यहाँ से इसको ऐसे काट ले, तो ये जो होगा ये हमारे पास एक ऐसा आकार का मिलेगा इधर से, और इधर से काट के अगर हम लोग इस वाले इसको निकाले तो ये हमको कुछ ऐसे निकलेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, दो ऐसे प्रकार के हो गया। तो एक को क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि शीशा का ही गोला है, इस शीशे के गोले को हम लोग क्या कहेंगे कि बाहर से चांदी लगा के रंग देंगे। तो बाहर से अगर आप लोग चांदी लगा के रंगोगे तो ये जो इसका अंदर का सतह है, इस सतह क्या होगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। और इस वाले गोले में हम लोग क्या करेंगे कि इसको अंदर से रंग देंगे और इसके जो अंदर से क्या करेंगे, चांदी लगा के रंग देंगे, और इसका जो बाहर वाला सतह है इसको हम लोग बना देंगे परावर्तक सतह। तो ये हमने जो गोलीय दर्पण है, सबसे पहले तो गोलीय दर्पण क्या है, तो ये खोखले गोले का भाग है इसका परावर्तक सतह, ये इसका परावर्तक सतह, ये क्या है, तो खोखले गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह हो किसी खोखले गोले का भाग हो। तो खोखले गोले का भाग हमने देख लिया। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि ये जो परावर्तक सतह है और ये जो दर्पण है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, और ये जो दर्पण हमने बनाया है इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ है। और दोनों क्या है, तो इसी गोलीय दर्पण का है, मतलब इसी गोले का है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, इसका परावर्तक सतह धंसा है, इसका निकला हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह निकला हो उसे हम लोग उत्तल कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो। अब खोखले गोले का भाग तो दोनों का परावर्तक सतह है, लेकिन दोनों के परावर्तक सतह में अंदर है। एक कैसा है, तो वैसा एक गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की धंसा हुआ है, और एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला है। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसका नाम हमने अवतल दे दिया, और जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हो उसका नाम हमने उत्तल दे दिया। तो अवतल दर्पण का परिभाषा आप लोग ये लिखिएगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का परिभाषा आप लोग ये कहिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आप लोग को गोलीय दर्पण और समतल दर्पण सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके आगे छोटे मोटे टॉपिक है जो मैं आप लोग को कोई स्पेशल वीडियो में करा दूंगा। तो ये चैप्टर अपना आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त होता है। छोटे मोटे कुछ टॉपिक रह गए हैं तो उसको मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, स्पेशली। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।